हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का फिज़िकल वर्ड। ठीक है, तो फिज़िकल वर्ड जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिज़िकल वर्ड ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। इसमें हम लोग फिज़िक्स के बेसिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स के टाइप्स, फ़िज़िक्स का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आजकल, तो वही हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है फिज़िक्स। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स का यहाँ पर लिखा हो, देखो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसमें हम लोग नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर हम लोग अर्थ से अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो अर्थ की तरफ ही वापस अट्रैक्ट होगी। इस तरह की नेचुरल फिनोमिना को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग फिज़िक्स को। फिज़िक्स में हम लोग जो है बेसिकली नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। आगे है, दीज आर टू टाइप्स। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिफाइन मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी आपको नए नए वर्ड लग रहे होंगे, जैसे थर्मोडाइनमिक्स आपने पहले नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आगे चैप्टर है पढ़ लेंगे आप। मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में। हीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जो हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं इन द क्लासिकल फिजिक्स। एंड मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है। मॉडर्न फिजिक्स होती है जहाँ पर लोग एटम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी डील्स विद द एटम, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इन मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स से जो है पार्टिकल्स की जो है स्टडी की जाती है इन मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स में मेन डिफरेंस ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग जो है मैकेनिक्स के वगैरह में स्टडी करते हैं, मतलब उसको जो है हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर स्टडी करते हैं, और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट स्टडी किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन एज जो उन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो होते हैं, दैट इज एटम्स, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इस तरह के। मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो जिनका साइज़ बड़ा होता है, हीट मैकेनिक्स वगैरह, इनको जो है यहाँ पर स्टडी किया जाता है इन क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद है हमारा ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारे पास यहाँ पर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है, देखो, इट डील्स विद द ऑर्डिनरी मोशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो वही बताया कि ये ऑर्डिनरी मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उनकी मोशन को हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, देन अगला जो हमारा है नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, थर्मोडाइनमिक्स मीन इट डील्स विद द डिसऑर्डर्स मोशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर ऑर्डिनरी मोशन थी पार्टिकल्स की, यहाँ पर डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल जो है हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक है, देन उसके बाद है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या हम लोग स्टडी करते हैं, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक, देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एंड मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, उसके बाद साउंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपोगेशनल ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को यहाँ पर स्टडी किया जाता है इन साउंड में। ठीक है, साउंड वेव को यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, साउंड्स में। ठीक है, तो इसमें बेसिक से चीज़ें हैं। उसके बाद है ऑप्टिक्स जो होता है वो लाइट होता है। ठीक है, लाइट, इट डील्स विद द लाइट वेव। इसमें लाइट वेव को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लाइट वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है थ्रू लेंसेज से इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है उसको हम लोग लाइट्स में स्टडी करते हैं। मिरर्स, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, इस तरह के हम लोग जो है लाइट में जो है इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, इट डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एटम के न्यूक्लियाई की हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है,
तो कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड कंपेरेबल टू दैट ऑफ द लाइट। इसकी जो है न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। इसमें हम लोग रिलेटिविटी में क्या होता है, रिलेटिविटी जो न्यूटन का फार्मूला आपने सुना होगा, ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो उसी को जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं रिलेटिविटी में। जब जब जो है हमारी स्पीड जो होती है ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो है वो बॉडी का मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही थी हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, देन उसके बाद है हमारी पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स विच इज़ मेड ऑफ। ठीक है, कि कोई भी चीज़ किस पार्टिकल से बनी हुई है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स उसको बोलते हैं। इनमें हम लोग पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारी क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, नीचे भी लिखा हो सब एटॉमिक पार्टिकल वर्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ड, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड पर जो है मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, सिंपली याद रखें, तो छोटे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, जैसे एटम है, न्यूक्लियाई हैं, उनको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में हम लोग छोटे छोटे एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ये भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद है हमारी इंपॉर्टेंट है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की। इसका स्कोप क्या है, हमारी सोसाइटी स्कोप क्या है मतलब फिजिक्स का। ठीक है, क्या यूज़ है, देखो फिजिक्स का क्या है, स्कोप क्या है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी ब्रॉड। फिजिक्स का स्कोप जो है बहुत बड़ा है, एंड कवर अ वाइड रेंज ऑफ मैनी ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। पहले बताया इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आती है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक वर्ड लाइक गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक वर्ड लाइक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक वर्ड, गैलेक्सीज, यूनिवर्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। वहीं दूसरी साइड जो है हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ड लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, दोनों को यहाँ पर स्टडी की जाती है। ठीक है, फिजिक्स में। उसके बाद है द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। फिजिक्स की स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड एक्साइटिंग होती है ये। इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस वाइड रेंजेस ऑफ मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा रेंजेस वाले मास को पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों को पता है सन का मास कितना होता है, अर्थ का मास, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताइए कि लेंथ कैन बी एज स्मॉल एज, क्योंकि इसमें इनफैक्ट यानी ये देखो लेंथ क्या होती है, न्यूक्लियस की लेंथ कितनी, स्मॉल लेंथ को भी हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर। एंड वहीं पर देखें तो लार्ज एज 10⁻26 मीटर साइज ऑफ द यूनिवर्स का साइज़ कितना। तो लेंथ भी हमारे छोटी से छोटी लेंथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी साइज ऑफ यूनिवर्स भी यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया है। एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इतना छोटा हो सकता है 10⁻30 kg, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और 10⁻55 kg हो सकता है, जो कि मास ऑफ यूनिवर्स होता है। आल्सो टाइम इंटरवल भी फ्रॉम 10⁻20 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड। टाइम मतलब देखो नहीं, यहाँ पर यही बताया हो कि फिजिक्स की स्टडी बहुत ही एक्साइटेड होती है। इसमें हम लोग छोटे से छोटी चीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं, एंड बड़े से बड़ी चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, वही यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस की। अदर ब्रांचेस में फिजिक्स का क्या रिलेशन है। सबसे पहले फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स में फिजिक्स का क्या रिलेशन है। द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स leads to development of various mathematical tool like डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेट्रा। तो फिजिक्स के जो हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स में हेल्प करते हैं। मैथमेटिक्स में जो है डिफरेंशिएशन होती है, आगे आप लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो वो क्या फिजिक्स का रिलेशन है मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको डेवलप करने में। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स का
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल लीड टू अंडरस्टैंड द वाइंडिंग एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स-रे डिफ्लेक्शन एंड रेडियोएक्टिविटी इज हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस सॉलिड एंड मॉडिफाई द पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पर जो हमारी इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही उसको जो है केमिस्ट्री में वो हेल्प करती है। केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए वो हेल्प करती है। एंड कॉन्सेप्ट एक्सरेज डिफ्लेक्शन वगैरह रेडियो एक्टिविटी, आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाए कि वहाँ पर जो है इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव जो है केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी होती है, एक्सरेज केमिस्ट्री में भी होती हैं। एंड ये केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह अंडरस्टैंड करने के लिए जो है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है इन केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी बायोलॉजी में भी एक्सरेज वगैरह को हम लोग जो है स्टडी करते हैं। देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट इज हेल्प टू नाउ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की अगर हम लोग कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम लोग ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। विच इज़ टर्न इन हेल्पफुल नाउ वर्किंग ऑफ द हार्ट की वर्किंग में भी ये हेल्पफुल है। एंड द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज हैज़ मेड इज पॉसिबल टू डायग्नोस द वेरियस डिजीजेज। ठीक है, तो एक्सरेज की डिस्कवरी से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहीं पर फ्रैक्चर्ड बोन है या नहीं है, वो चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। इन बायोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंट रूल होता है इन द बॉडी एंड फ्रैक्चर्ड इन द बोन्स, यही लिखा हुआ है आगे। द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर हेल्पफुल इन द स्टडीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे बायोलॉजी में जो हमारे माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो भी फिजिक्स से ही आए हैं। ठीक है, फिजिक्स से ही वहाँ पर जो माइक्रोस्कोप बने हैं वो भी फिजिक्स से बने हैं, तो वो यूज़ होते हैं इन बायोलॉजी। एंड हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज हेल्पफुल इन क्राइंग स्किन डिजीजेज एंड कैंसर। ठीक है, जो हमारी गामा रेज वगैरह इनको यूज़ किया जाता है इन बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हेल्पफुल होते हैं इन केयरिंग स्किन डिजीजेज एंड कैंसर। ठीक है, ये स्किन डिजीज एंड कैंसर को केयरिंग करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या चीज़ होती है? द स्टडी ऑफ, पहले तो जियोलॉजी पता नहीं जियोलॉजी क्या चीज़ होती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर is useful to know the internal structure of various rocks. Radioactivity has helped us to know the age of the rocks and fossils. ठीक है, जियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं रॉक्स वगैरह, चट्टानों वगैरह की हम लोग स्टडी करते हैं, उनकी एज वगैरह जो बताते हैं, तो उनकी फिज़िक्स में भी वही चीज़ फिज़िक्स जो है वहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह है वो वहाँ पर यूज़ की जाती है जियोलॉजी में। ठीक है, जियोलॉजी में ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स को हेल्प करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर फिजिक्स से, तो वो वहाँ पर जियोलॉजी में भी फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या चीज़ होती है? मेटलर्जी जो मेटलर्जी होती है उसमें क्या कहते हैं, अर्थ के क्रस्ट से डिफरेंट टाइप की मेटल्स को जो है हम लोग निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग फिजिक्स का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा, द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर हेल्प टू फोरकास्ट द वेदर। ठीक है, तो यहाँ पर वेदर का फोरकास्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिक्स इज इन रिलेशन टू सेस्मोलॉजी। द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड अर्थ क्रस्ट एंड द टाइप्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हेल्प अस टू स्टडी अर्थक्वेक्स एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी में हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखो अर्थक्वेक्स एंड जो वेव उनके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं एंड सम नेचुरल फिनोमेना को हम लोग सिस्मोलॉजी में कहते हैं, ये भी एक फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिक्स जो होती है मूवमेंट ऑफ अर्थ वगैरह, इसमें भी फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको याद रखने में, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर है। बाकी एग्जाम से मुझे लगता नहीं इस चैप्टर से कुछ आएगा। देखिए उसके बाद हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स का क्या रिलेशन है? तो optical telescope has made it possible to study the motion of various planets and satellites in our solar system. Radio telescopes and has helped to study the structure of our galaxy and discover the parallels and
क्वेरिसिस। वो फिज़िक्स का हम लोग, आपको पता है एस्ट्रोनॉमी में नेचुरली फिज़िक्स का यूज़ किया जाएगा। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग यूनिवर्स वगैरह को स्टडी करते हैं, तो उसमें जो टेलीस्कोप बने हमारे, फिज़िक्स नहीं बनाए ना टेलीस्कोप, फिज़िक्स से ही आए, तो वो स्टडी करते हैं प्लानट एंड सैटेलाइट्स को एंड सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो फिज़िक्स का एस्ट्रोनॉमी में भी इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद है फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी। देखो फिज़िक्स टेक्नोलॉजी में क्या रोल है इसका, ठीक है। देखो इन फिजिक्स सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर मेजर्ड एंड द रिजल्ट आर एक्समाइंड टू सी इफ देयर इज एनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप between them between them. These mathematical relation among various physical quantities are the convenience ways of expressing the law of governance their behavior। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें वैसे। तो फिजिक्स में क्या होता है, जो फिजिक्स में कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग मैथमेटिकली रिलेशनशिप से जो है हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बोल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग मैथमेटिकली रिलेशनशिप से उनको हम लोग मेज़र करते हैं, और जो मैथमेटिकली रिलेशनशिप होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, यही जो है हमारी उनके बिहेवियर को जो है शो कराती है, ठीक है, उन क्वांटिटी के बिहेवियर को शो कराती है, ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद एक टेक्नोलॉजिस्ट यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर डिज़ाइनिंग द वेरियस appliance and other instrumental which helps to make our material way of life so different from that of our ancestors। देखो इसमें मीन्स क्या है कि टेक्नोलॉजिस्ट ने इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, ठीक है। पहले यहाँ पर बताया कि जो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैथमेटिकल रिलेशनशिप से हम लोग शो करा सकते हैं, और जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वही उनके बिहेवियर को जो है शो कराती है। और टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्हीं का यूज़ करके जो है इंस्ट्रूमेंटल कुछ वेरियस अलग अलग अप्लायंस में इसको यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंटल विच हेल्प टू अस आवर मटेरियल टू मेक आवर मटेरियल, ठीक है, जो हमारे जो है डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ उसी टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में जो है फिजिक्स का, यहाँ से हम लोग कुछ पता चलता है कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। उसमें आ गया फॉलोइंग्स आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फिजिक्स। तो कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं टेक्नोलॉजी के फिजिक्स से आई हुई टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो पहला एडवांटेज दिया हुआ है यहाँ पर कि द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स has helped us to design the various heat engines like डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स और हीट की स्टडी हुई फिजिक्स से, तो उससे हमें हेल्प हुई डिज़ाइन टू वेरियस हीट इंजन, ठीक है। सबसे पहले हीट इंजन आए और हीट इंजन, ठीक है, लाइक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इस तरह के जो है इंजन्स बनाने में जो है इसका एडवांटेज आया सबसे पहला। दूसरा एडवांटेज है इसका कि द स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी हुई, हैज़ हेल्प टू अस डिज़ाइन द रेडियो टेलीविज़न को जो है डिज़ाइन करने में यहाँ पर हेल्प हुई। दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन में भी हेल्प हुई, किसकी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपोगेशन, उनकी डिस्कवरी जब हुई फिजिक्स से, ठीक है, तो उसमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह में जो है हेल्प हुई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स हैज़ ब्रॉट रिवोल्यूशंस ऑन वेदर फोरकास्ट, ग्राफिकल सर्वे एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन। तो फिजिक्स से ही जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है वो फिजिक्स से ही होती है, तो उससे क्या हुआ, हम लोग वेदर फोरकास्ट बना सकते हैं, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ग्राफिकल सर्वे, ठीक है, ग्राफिकल सर्वे अगर आप लोग गूगल पर सर्च करें हम अपना एरिया, तो आपको पता होगा वहाँ पर आपको पूरा मैप दिखा देता है, वो सैटेलाइट से ही हुआ, तो वो जो है हमारी एडवांटेज होगी। एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में भी सैटेलाइट से जो है एडवांटेजेस आई, सैटेलाइट से जो है हमें एडवांटेजेस मिली, जो कहाँ से मिली, फिजिक्स, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो फिजिक्स से ही लॉन्च हुई, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, यही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजन हैज़ हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एटम बम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एटम बम, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की जब स्टडी की तो वहाँ से एटम बम स्टडी हुआ, एटम बम को जो है वहाँ से डिस्कवर हुआ, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एटम बम में जो है हेल्प मिली, ठीक है। देन उसके बाद इसका अगला है कि फिजिक्स आर
डिजाइनिंग द इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनामिक्स, राइडर्स, इंस्टॉलेशन, शेप ऑफ क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट कंप्यूटर्स। तो डिफरेंट जो है डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अप्लायंस हैं, इनको बनाने में यहाँ पर हेल्प हुई। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स इन रिलेशन टू अवर सोसाइटी, सोसाइटी पर फिजिक्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो हमारी सोसाइटी पर जो है फिजिक्स का ग्रेट इम्पैक्ट है, यही सो है सबसे पहले लिखा हुआ है कि फिजिक्स हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। In fact, discoveries and development in physics have changed the face of the society। जो फिजिक्स की डिस्कवरी वगैरह हुई उससे सोसाइटी का जो है फेज ही चेंज हो गया। ठीक है, आपको पता होगा पहले क्या होता है एंड अब क्या है। पहले के टाइम से जो है अब के टाइम में जो है, अब आपके पास घर पर ही फ़ोन है। ठीक है, फ़ोन में आप सब कुछ देख सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। ये सब कुछ जो है ये फिजिक्स से ही आया। देखा, सोसाइटी में फिजिक्स का ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, जो फिजिक्स हैव चेंज द फेज ऑफ सोसाइटी, आवर लाइफ हैज़ बिकम कंफर्टेबल। ठीक है, सभी को पता है कि हमारी लाइफ आजकल कंफर्टेबल बन चुकी है। ठीक है, एंड लिक्यूरियस देन एंड लग्जरियस देन दैट ऑफ आवर लाइफ एंशियंट। वही मैंने पहले बताया कि जो पहले लाइफ होती थी उससे आज की लाइफ जो है हमारी कंफर्टेबल बन चुकी है। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न have made it possible for us to listen and watch anything। तो यहाँ पर तो रेडियो और टेलीविज़न का बताया, बट आजकल तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं। हम लोग सब कुछ जो है हम घर पर ही लिसन एंड वॉच कर सकते हैं विद आवर मोबाइल फ़ोन। ठीक है, रेडियो टेलीविज़न की हम लोग को आजकल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड, एनीथिंग जो भी हमारे आसपास हो रहा हो उसको हम लोग सब कुछ जो है आसानी से हम लोग अपने मोबाइल पर ही घर बैठे सुन सकते हैं। अस टू इवन रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कुछ भी हो रहा है हम लोग आजकल हम लोगों को घर बैठे पता चल जा रहा है। ठीक है, फ़ोन पर ही। तो द डेवलपमेंट इन द फील्ड इज ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल एक्सेट्रा इनेबल अस टू एक्सचेंज द मैसेज क्विकली बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस। लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज़ एडवांटेजेस दैट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर्स, supplement superconductivity, nuclear energy and computer had brought and about the profound change in the thinking and living style of the human being। on the other hand the wrong, देखो इससे पहले बताया कि जो हमारे टेलीफोन वगैरह आए इससे हम लोग क्विकली मैसेज सेंड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल बन चुकी है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा बेसिक्स है ये। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे मोबाइल वगैरह आए, इंटरनेट वगैरह, उससे क्या हुआ हमारी लाइफ ही बहुत ही जो है कंफर्टेबल बन चुकी है। उसके बाद इसका जो है ऑन अदर हैंड इसका जो है एक, देखो ऑन द अदर हैंड रॉन्ग यूज़ भी हो रहा है। ठीक है, रॉन्ग यूज़ ऑफ डिस्कवरीज मे ब्रिंग्स अबाउट डिसऑर्डर may brings out thus these facts of society linked with the development of physics। बट इसका रॉन्ग यूज़ भी हो जाता है बीच बीच में, यही बता रहा है डिस्कवरी की। जैसे आपको पता है इंटरनेट फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, तो इसका रॉन्ग यूज़ भी हो रहा है वैसे। बट टेक्नोलॉजी का बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट है इन सोसाइटी, फिजिक्स का बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर। ठीक है, इससे लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल बन चुकी है आजकल। तो कुछ भी नहीं था, बेसिक ही था। वैसे इस चैप्टर में आपको बता दूं, इस चैप्टर से जो हमारे एग्ज़ाम में जो है वैसे कुछ आता नहीं है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, यहाँ पर आता है थोड़ा सा हमारा टॉपिक मेन जो इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती है। एक पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार की फोर्सेज होती हैं। ठीक है, अभी इनको एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। की इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के द्वारा, और उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और ये न्यूटन का लॉ है, F=G m1m2/d²। ठीक है, तो आपने 9th में वैसे पढ़ा ही होगा, वैसे यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे
मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़, जैसे मान लो ये हमारे पास ए बॉडी है और एक हमारे पास जो है बी बॉडी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच मान लो डिस्टेंस है हमारे पास डी, और एक का मास है हमारे पास m1 और दूसरे का मास है हमारे पास m2, ठीक है। सॉरी, हाँ देखिए मैंने बताया कि क्या था, इधर हमारे पास दो बॉडी है, मान लो एक ये ए बॉडी है और एक हमारे पास बी बॉडी है, ठीक है। ये दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। मान लो इन दोनों के बीच जो है डी जो है डिस्टेंस है, ठीक है। पहले वाले का मास m1 है, दूसरे वाले का मास m2 है, तो इन दोनों के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो ये फॉर्मूला है, Gm1m2/d²। आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा ही होगा कि फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही था, बाकी आपको इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो आप इसको अभी तक। आगे है हमारे पास, ठीक है, चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, तो वहाँ पर आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे 9th में क्लास में आपने इसको स्टडी किया हुआ है, ठीक है। बिहार जहाँ पर जी की वैल्यू ये होती है, इसको जी की वैल्यू ये होती है, ठीक है। जी की वैल्यू 6.7 × 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पर ये होती है। ध्यान देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं इसकी, ये सबसे पहले तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है, ऑलवेज। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। आपको पता ही है जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है वो कितनी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ये, ठीक है। इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इट मीन्स मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि अगर दो बॉडी हैं उनके बीच का अगर हम लोगों का डिस्टेंस अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया, मतलब जैसे पहले था, पहले मान लो इतना सा था, फिर उसके बाद इतना बड़ा कर दिया, तो देन जो उनकी स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो लूज़ करनी शुरू कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ बिगेस्ट फोर्स इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फोर्स होती है जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। बिगेस्ट फोर्स इन नेचर होती है, ठीक है। तो द ग्रेविटॉन्स इज द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके बीच में एक पार्टिकल होता है, ठीक है, जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को उन दोनों प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा होता है, ठीक है। जैसे हमारा सन और अर्थ के बीच में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, उन दोनों के बीच में एक ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल जो है उन दोनों को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इट इज़ अ फील्ड पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको कहते हैं ग्रेविटॉन्स, ठीक है। ग्रेविटॉन्स जो होता है एक पार्टिकल होता है, इस फोर्स को, इन दोनों पार्टिकल्स को हेल्ड करके रखा होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्टिकल होता है, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, एक ही थोड़ी होगा ये, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ सेंट्रल फोर्स होती है ये, ठीक है। देन अगली है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज़ द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज बॉडीज़। ये क्या होती है, अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। आपको पता है जब सेम चार्ज जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो रिपेल होते हैं, ठीक है। देन अगर जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गई तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। जो मूविंग चार्ज है, अगर आपको पता है अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। मूविंग चार्ज बॉडी अगर कोई मूव कर रही है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू द फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज सिंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू चार्ज आर इंसेपरेबल, सो दैट द फोर्स बिटवीन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यही बताया कि मूविंग the magnetic fields give rise to a force of moving charge since electric charge and magnetic effect due to charges। देखो यही है इसका, जो इसकी डेफिनेशन तो ऊपर ही हो गई थी,
ठीक है, इसकी बार बार लिखी हुई है इन्होंने। देखो यहाँ पर ऊपर ही होगी थी अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स होती है बिटवीन द टू चार्ज और टू चार्ज बॉडीज़ के बीच में। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है इसको कि ये दो चार्ज या चार्ज बॉडी के बीच में रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसकी जो होती हैं, इट इज़ बोथ अट्रैक्टिव, पहले बताइए अट्रैक्टिव भी होती है एज वेल एज रिपल्सिव भी होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी होती है एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर भी होती है ये। ठीक है, देन उसके बाद देखो इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है हमारी। ठीक है, एंड इट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करती है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने पहले बता दिया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो स्ट्रेंथ है इसकी ये डिक्रीज करने शुरू कर जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद देखो इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है ये फोर्स। ठीक है, याद रखना इसको कि 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ कॉन्स्ट्रक्टिव फोर्स, ये कॉन्स्ट्रक्टिव फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो न्यूक्लियर फोर्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेनिंग फोर्सेस को बोलते हैं दिस फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूक्लियर और न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन को जो होल्ड करके रखती है अंदर एक फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। जो एटम में प्रेजेंट होती है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन को होल्ड करके रखती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सबसे पहली कि इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये नेचर अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं। दे एक्ट ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक जो है ये एक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा जो एटम होता है उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, तो इलेक्ट्रॉन को भी ये अट्रैक्ट करती है। बट इलेक्ट्रॉन को जो है ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पर ही गिर जाए, तो मैंने पहले बताया कि ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तक ये जो है एटम को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ 10 टाइम स्ट्रोंग, इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EM का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर होगी और 100 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो सबसे ज़्यादा वीक जो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ज़्यादा स्ट्रोंगर जो होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर जो है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, बट ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस तक ही एक्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियस तक ही ये एक्ट करेगी, इसके ज़्यादा जो है ये एक्ट नहीं करती है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, ये भी नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है, एंड इट डज नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करने शुरू नहीं करेगी, मतलब ये उसको फॉलो नहीं करती है। ठीक है, सिंपली है। देन उसके बाद है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव वेव भी बोल सकते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हो, डेके ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो रेडियो एक्टिव जो वेव जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसके भी पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब वो पता है जो रेडियो एक्टिव वेव को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स होती है उसको न्यूक्लियर फोर्स कह देते हैं। जैसे आपको पता है लाइट जो होती है, बल्ब, उसके जो लाइट निकलती है उसके लाइट के भी पार्टिकल होते हैं जिनको फोटोन कहा जाता है। ठीक है, उनके बीच की जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स होती है वो। ठीक है, तो बहुत ही वीक फोर्सेज, ये हमारी 4 टाइप की फोर्सेज थी। ठीक है, 4 टाइप की ये हमारी फोर्सेज थी। ठीक है, उसके बाद वाला हमारा टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस चार्ज से जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व रहना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, जो टोटल चार्ज होता है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है हमेशा ही। ठीक है,
जब भी चेंज हो जाए तो जो टोटल चार्ज रहेगा वो सेम ही रहेगा। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसको समझो जरा। देखो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बॉडी एंड ए सिस्टम विच विद विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है, बट उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे आइसोलेट मतलब जैसे देखो आइसोलेट मीन्स कोई भी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे ये बॉडी है इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, फ्री पड़ी हुई है, उसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। और यहाँ पर यही बता रहा है कि इसका चार्ज जो रहता है ये सेम रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसका बदलता नहीं है चार्ज, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, यही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, वही E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, न्यूटन का लॉ है, ठीक है। तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल क्वान्टिटीज़, यही है, मास और एनर्जी जो होती हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है। आपको पता है मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो हमारी इक्वेशन है वो है हमारी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो न्यूटन की थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो सी क्या, सी जो है हमारी स्पीड है, एम जो है मास है, एंड ई जो है हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ठीक है। तो यहीं से दस इज मास ऑफ सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यही बताया मास ऑफ सिस्टम को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, बट द सम ऑफ मास एंड एनर्जी वुड रिमेन कांस्टेंट। जब मास m प्लस ई जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट मास ऑफ n ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जैसे पढ़ा हुआ है। आगे लिखा हुआ ई द एनर्जी ई इज इक्वल टू मास एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, थ्री जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, ठीक है। चलो उसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, एक फॉर्म से उसको अनदर फॉर्म में हम लोग चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट मीन्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, मतलब यही आपने 9th में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है। और हमारा लास्ट टॉपिक है इसका एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। और इसी के साथ जो है इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर रहा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें इसी भी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आएंगे। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर से उसको जो है रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।